हाँ भाई, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चकाचक एकदम। चलिए, क्या बात है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति, कणों की द्वैती प्रकृति और प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि इसका मेन कंटेंट है चैप्टर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कणों की द्वैती प्रकृति या प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में ये पिक्चर में आया कैसे। द्वैती प्रकृति मतलब होता है ड्वेल नेचर, दो दो गुण एक साथ शो करना। प्रकाश के अंदर एक खास बात होती है, ये तरंगों की तरह भी व्यवहार करता है और ये कणों की तरह भी व्यवहार करता है। शुरू में जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हुई, हर्ट्ज एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। एक प्रैक्टिकल क्या, शायद आप लोगों को याद, मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हर्ट्ज ने ही की थी। तो हर्ट्ज प्रैक्टिकल करते समय अपना उसी प्रैक्टिकल में कुछ दाएं बाएं कुछ कर रहे होंगे और उसी में उन्होंने पाया कि जब हम कैथोड के ऊपर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जब डालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रस्फुट क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क होता है जो, ठीक है, वो अचानक से तेज हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा उत्सर्जित होने लगते हैं, एक लाइन में कहें तो। हर्ट्ज बड़ा आश्चर्य कि तो ये ऐसा कैसे हो रहा है। खैर, रही सही बात गई वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई और उसके बाद जब साइंटिस्ट से कहा गया इसको एक्सप्लेन करो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्यों है, कोई भी कण प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाँ भाई, सभी को क्या मेरी ऑडियो और वीडियो और सारी कुछ एकदम सही से सुनाई दे रही है? ओके बेटा, पहली बार लाइव में आए हैं। सभी को गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो जब खोज हुई तो साइंटिस्ट लग गए इसको एक्सप्लेन करने चक्कर में, और इसको एक्सप्लेन करने में हो गया बहुत बड़ा बवाल। ठीक है, और उसी बवाल के चलते फिजिक्स की एक पूरी नई दुनिया बस गई, क्वांटम फिजिक्स, है ना। क्योंकि आइंस्टाइन ने क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेकर के प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया था, जो कि अपने आप में बहुत वियर्ड उस समय इसलिए था क्योंकि आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट हुआ करते थे उस समय। वो कहते थे कि क्या बकवास चीज है, क्वांटम फिजिक्स कुछ नहीं होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एवरीथिंग। ठीक है, आइंस्टाइन ने दी थी जो जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, खैर वो सब बहुत बाहर की बातें, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी धातु के पृष्ठ से होगा कैसे। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन है किसी धातु के अंदर बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, दुनिया किस चीज की भूखी है? एवरीवन वांट्स एनर्जी, सभी को ऊर्जा चाहिए है। इलेक्ट्रॉनों को भी ऊर्जा चाहिए है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए है। अब इलेक्ट्रॉनों को भी अगर ऊर्जा चाहिए तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को कहां से मिलेगी? सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा कहां से मिलेगी। तो हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा तीन तरीके से दे सकते हैं, या तो वैद्युत क्षेत्र लगा करके, या तो प्रकाश उसके ऊपर आपतित करा करके, और या तो उसको ताप दे करके, ऊष्मा दे करके, है ना। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। तो अगर हम किसी धातु को गर्म करते हैं, भट्टी पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो धातु गर्म होगा। अब धातु गर्म होगा, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी गर्म होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गर्म होंगे तो आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कूदा फांदा बाहर चलाएगा धातु से। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसने बुलाया मुझको, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर चला आएगा। तो जब हम ताप दे करके, ऊष्मा दे करके किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं ताप आयनिक उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, ताप। पुराने जमाने में जो डायोड और ट्रायोड वॉल्व यूज होते थे ना, अरे ये जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं जो मैंने पढ़ाया चैप्टर 14 में, उससे पहले तो जो डायोड और ट्रायोड वॉल्व हुआ करते थे पुराने जमाने में, उसमें तापायनिक उत्सर्जन का ही यूज किया करते थे हम लोग, है ना। जिसकी वजह से बहुत ऊष्मा फैलाते थे, बहुत गर्म हो जाता था सिस्टम सब, कंप्यूटर वगैरह उस समय का। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जगह अब हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड यूज करते हैं।
क्यों भाई, इतनी बातें मेरी सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, जल्दी से बताएं। क्यों भाई बताइए, इतनी बातें सबको समझ में आई कि अगर हम ऊष्मा देते हैं और ताप से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के बाहर निकल आता है धातु की सतह से, कौन बुलाया है ना, तो हम बोलते हैं कि ये तापायनिक उत्सर्जन है। क्या है ये? तापायनिक उत्सर्जन है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम धातु को किसी वैद्युत क्षेत्र में लगा के, तगड़ा वैद्युत क्षेत्र लगा दें, धातु के टुकड़े को वैद्युत क्षेत्र में रख करके अगर हम कोई तगड़ा वैद्युत क्षेत्र यहां पर लगा दें, ठीक है, तब भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश और वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है और इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती विद्युत क्षेत्र बाहर धक्का मारेगा, निकल बाहर, है ना, तो क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र लगा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। ठीक है, और जब हम धातु की सतह पर प्रकाश आपतित कराते हैं, लाइट टॉर्च जला देते हैं धातु के ऊपर और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। ठीक है, तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, किसके कारण? प्रकाश के कारण, तो इसको बोला जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और यही घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब यहां जो मेन बात समझने वाली ये है, जो बहुत ही कमाल की चीज थी, वो ये कि जब भी हम किसी धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना चाहते हैं, जब भी हम किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, उत्सर्जित कराना चाहते हैं, तो हमें देना था एक ऊर्जा। कितनी ऊर्जा दे दें सर? जैसे मान लो एक आदमी है, ये किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी फैक्ट्री ए में ये आदमी काम करता है ना, ये कोई फैक्ट्री ए है, इसमें ये आदमी काम करता है। ठीक, एक बंदा आया, उसने कहा एक काम करो यार, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, ठीक है, चलो आओ पैसा ले लेना मुझसे और मेरे यहां काम करो। तो ये आदमी क्या पूछेगा? पहला सवाल, कितना दोगे, है ना? तो ये कहेगा कि मैं कितना दूंगा, मैं पहले बता दूंगा तो हो सकता है मेरा नुकसान ही हो जाए। तो इससे पूछेगा तुमको यहां से कितनी तनख्वाह मिलती है? तो ये कहेगा मुझको यहां से 12,000 तनख्वाह मिलती है। तो ये कहेगा चलो सब 12,000 हमसे भी ले लेना, ठीक है, हम भी 12,000 दे देंगे, आओ चलो। तो कहेगा 12,000 तुम भी दोगे तो मेरा फायदा क्या छोड़ के जाने का? ये कहेगा चलो 10,000 ले लेना। क्या दिमाग खराब है? खींच कर आपटा मारूंगा। 12,000 यहां से मिल रहा है, 10,000 में नौकरी छोड़ के जाऊंगा मैं? कभी जीवन में नहीं जाऊंगा। तो इसने कहा अच्छा ठीक है चलो 13,000 ले लेना, डील डन करते हैं। तो इसने कहा हाँ यार 13,000 से ही 12,000 में अपना खर्च चली जा रहा था, 1,000 ज्यादा मिलेगा, वो घूमने टहलने के काम आ जाएगा अपने, है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पैसा, क्या करेंगे उससे? घूमे टहलेंगे, जाएंगे मार्केट, टहलाएंगे, शॉपिंग कराएंगे। ठीक है, यानी इसको बाहर निकलने के लिए, इस कंपनी की नौकरी छोड़ने के लिए कम से कम मिनिमम 12,000 रुपए चाहिए था। उसी तरह किसी भी धातु को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी धातु की सतह छोड़ करके धातु से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, उसी मिनिमम क्या बोलते हैं? कार्यफलन। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में? कार्यफलन कोई पूछे क्या है तो बोल देना सर मिनिमम तनख्वाह जो मिल जाए हमको। नहीं, ऐसे बताना है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या? किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? कार्यफलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। बोलो इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? किसी कोई डाउट तो नहीं यहां तक? कार्यफलन क्या होता है क्लियर है ना? चलिए शाबाश। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसी को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन जो है अलग अलग धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। सभी धातुओं के लिए कांस्टेंट नहीं होता है, किसी के लिए कम होता है। भाई मान लो यहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है तो 12,000 में ही उसका तनख्वाह है, ठीक है,
कोई यहाँ पे इंजीनियर की नौकरी कर रहा है तो 5 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी। तो अलग अलग कार्यफलन सबका होगा ना, सबका कार्यफलन बराबर नहीं होगा, सबका कार्यफलन अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होता है, और साथ ही साथ ये धातुओं के पृष्ठ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। उसका पृष्ठ चिकना है कि खुरदुरा है, किस प्रकार का पृष्ठ है, इसके ऊपर भी कार्यफलन का मान डिपेंड करता है। दो चीजें हैं जिसके ऊपर कार्यफलन का मान डिपेंड करता है, एक पृष्ठ की प्रकृति और दूसरा अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग। सबसे ज्यादा कार्यफलन किसका होता है? प्लैटिनम का होता है। किसका होता है? प्लैटिनम का होता है। और सबसे कम किसका होता है? प्लैटिनम का कार्यफलन इतना इतना होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और सीजियम का जो है वो सबसे न्यूनतम होता है। ठीक, तो प्लैटिनम का मैक्सिमम और सीजियम का क्या होता है? न्यूनतम। 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पैकेज पे काम कर रहा है प्लैटिनम। ठीक है, और 2.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पैकेज पे काम कर रहा है सीजियम। ठीक है, तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन की इतनी तनख्वाह है, यहां वाले इलेक्ट्रॉन की इतनी तनख्वाह है। इससे ज्यादा बाहर से ऊर्जा दोगे वो इलेक्ट्रॉन लप से बाहर आ जाएगा, कहेगा चलो 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 यहां क्या रखा है, वहां ज्यादा मिल रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जल्दी से बताओ ताकि आगे चले हम लोग। ठीक है, कार्यफलन क्लियर है सभी को? नालायकों जल्दी से बताओ, क्या सभी को कार्यफलन समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब हालांकि मैंने प्रकाश प्रभाव पहले ही बता दिया है कि जब किसी धातु के पृष्ठ से, ठीक है, धातु के पृष्ठ पर हम प्रकाश आपतित कराते हैं, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब उस प्रकाश की शर्त है कि वो एक निश्चित आवृत्ति से, जिसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं, अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस बात को, अभी देहली आवृत्ति शब्द आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं, वरना एक्चुअल में तो देहली आवृत्ति तो अभी आइंस्टाइन चचा बताएंगे क्या होती है। ठीक है, बट थोड़ा सा जिक्र हम कर देते हैं। क्या होता है कि फोटोन सिद्धांत ये कहता है कि जो फोटोन की ऊर्जा होगी वो होगी एच न्यू, है ना, या इसका फॉर्मूला hc/λ होता है। अभी इसको डिस्कस करेंगे सब हम लोग आगे। हालांकि इतना मोटी मोटा सब लोग जानते हो यार, एग्जाम निकट है, फिर भी अभी डिस्कस करूंगा मैं आगे। तो एच न्यू और hc/λ, ठीक है, तो न्यू क्या है? आवृत्ति है किसकी? फोटोन की। फोटोन क्या है सर? प्रकाश। किसी ने कहा है ये बल्ब अगर जल रहा है तो किसी ने कहा प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है, कोई कह रहा है कि नहीं प्रकाश ऊर्जा के बंडल के रूप में निकलता है ना। ये किसने कहा? चैप्टर नंबर 9 याद है? अरे मैंने बताया था तुमको, किसने कहा था? किसने कहा था? मैक्स प्लांक ने कहा था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, और इसकी एनर्जी एच न्यू होती है। चैप्टर नंबर 9 याद आया? मैंने ही बताया था तुमको नालायकों। ठीक है, और ये प्रकाश जो है किरणों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। ये बताया था किसने? मैक्सवेल ने बताया था। ग्लेन मैक्सवेल, वही जो लंबे लंबे छक्के मारता है, ऑस्ट्रेलिया वाला, है ना। तो मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और मैक्स प्लांक ने कहा कि नहीं, ये छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, और एक कण की ऊर्जा होती है एच न्यू, है ना। तो यहां पर अगर एक न्यूनतम ऊर्जा हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, तो आवृत्ति भी न्यूनतम हो जाएगी, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। इसको न्यू बोलते हैं, आवृत्ति है ये, है ना। आवृत्ति कहीं न्यू से लिखते हैं, कहीं स्मॉल एफ से लिखते हैं, है ना, कहीं स्मॉल एन से लिखते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, वो सब चलता ही रहता है। ठीक है, तो भैया ये कहानी है। ठीक, और क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू 1/λ है, तो हम कहेंगे कि आवृत्ति, अगर ऊर्जा न्यूनतम तो आवृत्ति भी न्यूनतम, लेकिन ऊर्जा न्यूनतम तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम, है ना। यानी कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है उसको कार्यफलन कहते हैं, और उस ऊर्जा के फोटोन की जो आवृत्ति होती है उसको देहली आवृत्ति। देहली मतलब क्या होता है? वो घर के बाहर बनी होती है ना। अभी तो हम लोग भी पहले पुराने जमाने में हम लोग के घर पे भी बना हुआ था सब, ठीक है। डेवड़ी भी बोलते हैं, है ना, डेहरी भी बोलते हैं, अलग वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो जिसको क्रॉस करके घर के अंदर जाया जाता है, उसी क्रॉस कर घर से बाहर भी आया जाता है ना। तो वो देहली है। कम से कम इतनी आवृत्ति आपको चाहिए है ना। इसके बाद ही फोटोन बाहर निकलेगा, इसके पहले फोटोन बाहर नहीं निकलेगा। और क्योंकि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है, तो अधिक से अधिक इतना लैम्डा चाहिए है। इससे ज्यादा लैम्डा अगर हो गया, तरंगदैर्घ्य जिससे ज्यादा हो गई,
तो फोटोन मना कर देगा, ऐसा है देखो हम बाहर नहीं आने वाले हैं, है ना, तुम पहले और कम तरंग दैर्ध्य लेकर के आओ तब चलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक, तो आवृत्ति कम से कम लेके आओ, कम से कम 2-4 लाख लेकर के आओ, तब तुम्हारे कंपनी में काम करेंगे, है ना। और काम नहीं इतना काम नहीं करेंगे, इतनी तरंग दैर्ध्य नहीं चाहिए, काम और कम बताओ हमको, 8 घंटा नहीं 6 घंटा काम करेंगे, तरंग दैर्ध्य कम बताओ। तो तरंग दैर्ध्य को तुम काम की तरह समझ सकते हो, है ना, और ऊर्जा को तुम सैलरी की तरह समझ सकते हो, तो थोड़ा याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, तो आवृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होनी चाहिए, तभी फोटोन बाहर निकलेगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति, इस अधिकतम तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से लिखते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट से लिखते हैं, और कार्यफलन को फाई से या कहीं कहीं डब्ल्यू से भी लिखते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन होगा, देख करके घबराना नहीं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? बताओ जल्दी से। क्यों भाई, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन, क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। ये लो, देहली नहीं पता इनको, अमेरिका से आए हो का? इतना अच्छे से देहली वर्ड मैंने समझा दिया। घर के दरवाजे पे जो बॉर्डर बना होता है उसको देहली बोलते हैं, है ना, दहलीज बोलते हैं। क्या बताएं बिटिया, बताइए बताइए, क्या बताएं तुमको हम? ठीक, ठीक ठीक भैया, ठीक है ना। तो क्लियर है, इतनी बात समझ में। प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ ही गया है कि प्रकाश डालो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसमें कौन बड़ी बात थी सर? अब मैंने बताया हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने प्रैक्टिकल किया, वही अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे ये निर्वात नलिका में, अपना ये कैथोड उठोद पे अपना प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे थे। ठीक है, अपना सब लगा उगा के एनोड कैथोड अपना इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। तो इनके दिमाग पता नहीं क्या, इन्होंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट किरणें डाल दी, यूवी रेज डाल दी। ठीक है, वही वॉयलेट के बाद अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अल्ट्रावायलेट। तो इन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। हर्ट्ज का ये क्या हो रहा है, बत्ती बंद किए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फिर जलाए, फिर ज्यादा हो गए। हर्ट्ज ने कहा कुछ तो हो रहा है। यहां से प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने कर दी, है ना। कर कुछ रहे थे, कर कुछ बैठे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ और करते करते हम लोग कुछ और कर जाते, है ना। तो वैसे ही हर्ट्ज थे, इनसे खोज हो गई है। ठीक है, स्फुरलिंग का मतलब पता है क्या होता है? कभी तुम लोगों ने देखा है वो जो गाड़ी कभी कभी स्टार्ट नहीं होती है तो वो मैकेनिक तार निकाल करके यहां पे इसको दिखाता है, तो यहां चिंगारी ऐसे से निकलती रहती है, देखा है ना। स्पार्क ऐसे निकलते हुए हवा में ऐसे जाता है इधर से इधर, उसी स्पार्क को बोलते हैं स्फुरलिंग। क्यों भाई, बात कहीं लिखा हो, इंग्लिश में लिखा गया यहाँ पे? तो कोई नहीं, मैं तुमको हिंदी में बता दिया ना। स्फुरलिंग मतलब वही जो स्पार्क जो ट्रैवल करता है बीच में, वही स्फुरलिंग है। ठीक है, समझ में आया सबको? बताओ, इतना क्लियर है? ठीक, आगे चले, आइए लेनार्ड का प्रयोग देखते हैं। इसके बाद लेनार्ड और हॉलवॉक, एक साइंटिस्ट नाम मिस कर गया, हॉलवॉक है ना, इसका अंग्रेजी नाम है लेनार्ड और हॉलवॉक। इन्होंने हर्ट्ज के प्रैक्टिकल को जो इन्होंने खोज के उसको सीरियस ले लिया, दिल पे ले लिया इन्होंने, है ना। इन्होंने कहा आओ जरा चेक करते हैं जो हर्ट्ज ने मजाक मजाक में जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जरा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। और उसके बाद और भी चीजें समझते हैं इसके बारे में, और भी चीजें, मतलब जैसे कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो कितना बढ़ रहे हैं, वो आवृत्ति पे डिपेंड कर रहे हैं कि तीव्रता पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या स्विच ऑफ कर देने पर इलेक्ट्रॉन बंद कर देते हैं गति करना। ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में लेनार्ड और हॉलवॉक ने प्रैक्टिकल किया। उन्होंने कांच या क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टल होता है जो कि पारदर्शी होता है, तो कुछ भी ले सकते हो दोनों की जगह, ठीक है। तो कांच का एक ट्यूब ले लिया, निर्वात नलिका ले ली, है ना, और इसके ऊपर यहां पे खिड़की लगा दी, पारदर्शी खिड़की।
जिसके ऊपर से यहां पे अल्ट्रा वायलेट रेस का सोर्स रख दिया, वही पूरा हर्ट्ज वाला प्रैक्टिकल रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक बोल रहा है, इतना खतरनाक खतरनाक नाम रख देते हैं। इंग्लिश कम्यूटेटर बोलते हैं इसको। कम्यूटेटर करता क्या है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, अब हालांकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है, मैं बताता हूं ये करता क्या है। ठीक है, कम्यूटेटर करता क्या है, जैसे मान लो धारा की दिशा इधर है, अब तुमको धारा की दिशा पलट के इधर करनी है, तो पूरी बैटरी खोल करके वापस से लगाओ, है ना, तो वो नहीं करना होता। कम्यूटेटर में क्या होता है, दो स्विचेस होती हैं, दो प्लग कीज होती हैं, उसको यहां से उठा करके यहां खोस दोगे। अगर वो सिस्टम बना होता है सब, अगर आप समझना चाहें तो यहां पे बना हुआ है, पता नहीं आपको समझ में, ऐसे तो खैर मुश्किल होता है समझना, बट आई विल ट्राई, है ना। देखो यहां पे जैसे इधर से करंट यहां से पॉजिटिव है और ये निगेटिव है मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाले तार को ये स्विच ऑन कर देंगे और ये स्विच ऑन कर देंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव से ऐसे करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, है ना। और अगर हम लोग ये वाली स्विच ना ऑन करके, ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव वाले को इससे ना जोड़ करके इस पॉजिटिव वाले को इससे जोड़ देते हैं और इस निगेटिव वाले को इससे जोड़ देते हैं, तब होगा क्या कि धारा ऐसे होकर के धारा ऐसे जाने लगेगी, यानी धारा की दिशा पूरी पलट जाएगी। ठीक है, तो कम्यूटेटर करता क्या है, ये करंट की डायरेक्शन बदलने के लिए यूज होता है, या आप कह सकते हो कि ये वोल्टेज जो लगाया हमने, अगर एक बार इधर प्लस इधर माइनस लगाया, हम उल्टा करना चाहते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, तो बैटरी को खोल करके फिर ना जोड़ना पड़े, ये काम हम डायरेक्टली कर लें, तो इसके लिए कम्यूटेटर का यूज करते हैं। बस इतना से इसका यूज होता है। इस प्रैक्टिकल में इसका हालांकि कोई यूज नहीं है, आप बैटरी खोल के दोबारा भी बांध सकते थे, है ना। बस ईज के लिए अगर बार बार हमें करंट डायरेक्शन पलटनी होती है तो आसानी के लिए हम लोग ये डिवाइस यूज कर लेते हैं कि सरलता से हम करंट डायरेक्शन पलट लें, ज्यादा मेहनत हमको ना करनी पड़े। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, प्रैक्टिकल सेम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोड लिया, कोई एक ऐसा धातु ले लिया, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, सीजियम, ठीक है, कोई भी धातु ले लिया, उस धातु का कैथोड बना लिया। या एक तरीका और होता है कि कोई और धातु कैथोड बना करके उसके पृष्ठ पे इस धातु का लेपन कर दो, ऊपर पुताई कर दो, है ना, ताकि उसके सरफेस जो है वो बन जाए सोडियम का या सीजियम का, मैग्नीशियम का, क्योंकि उत्सर्जन तो सरफेस से ही होना है। ठीक है, तो दो तरीके से यूज करते हैं, डायरेक्टली भी हम उस धातु को ले लेते हैं या उस धातु की पुताई कर देते हैं एक दूसरी धातु के ऊपर, और इसको हमने यहां उठा के जोड़ घटा दिया अपना। ठीक है, उसका करंट फ्लो कराया, हॉलवॉक और लेनार्ड दोनों कर रहे थे प्रैक्टिकल। ठीक है, हर्ट्ज के तुरंत बाद इन्होंने शुरू कर दिया था काम। इन्होंने कहा बस मौका सही है, यहां चौका मार दो, कुछ अच्छा हर्ट्ज ने खोज दिया है, इसके बारे में और डिटेलिंग हम लोग कर देते हैं, है ना। अभी तक किसी और ने तो किया नहीं है। ठीक है, हर्ट्ज कल बता के चले गए कि देखो ऐसा ऐसा होता है, अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या प्रभाव दिखा रहा है, ये सब कोई नहीं बताया था। तो ये दोनों भाई आए, मौके पे चौका मार दिया इन्होंने। ठीक है, तब देखो किया क्या, सबसे पहले उन्होंने इस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया। ठीक है, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, ठीक, इस पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया और इस पे निगेटिव वोल्टेज लगाया। ठीक, और जब यहां करंट फ्लो कराई तो क्या हुआ कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की ओर खींचे हुए चले आए। ठीक, कब, जब यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ रही थी तब। जब यूवी लाइट को बंद कर दिया गया तो इन्होंने देखा कि जो करंट फ्लो हो रही थी परिपथ में, इलेक्ट्रॉन करंट जा रही, वो करंट घट करके हो गई जीरो। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट सोर्स को ऑफ किया वैसे ही करंट हो गई जीरो, फिर से स्विच को ऑन किया, करंट फिर से प्रवाहित होने लगी। तो इनको एक बात समझ में आई, अच्छा इन्होंने जो है डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट थोड़ा यूज किया होगा, इन्होंने पहले लाल प्रकाश डाला होगा, हरा प्रकाश डाला होगा, है ना, बैगनी, फिर अल्ट्रावायलेट, ऐसे अलग प्रकाश यूज किया होगा, अल्ट्रावायलेट पे जाके ये काम हुआ होगा। प्रैक्टिकल तो ऐसे ही किया जाता है, हम तो आपको डायरेक्ट बता दिए कि अल्ट्रावायलेट यूज किया। ठीक है, क्योंकि हर्ट्ज ने भी अल्ट्रावायलेट ही यूज किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा थोड़ा और कम करके चेक करते हैं, जरा इंफ्रारेड देखते हैं, रेड देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, है ना, विजिबल लाइट यूज करके देखा होगा, तो बहुत कुछ किया होगा, तो इनको रिजल्ट मिला कि अल्ट्रावायलेट पे ही निकल रहा है। तो फिर ये मामला फंसे कि अल्ट्रावायलेट पे ही निकल रहा है। चलो सही, इस बात को नोट कर लिया कि केवल यूवी पे ही प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। चलो ठीक है, समझ गए। फिर इन्होंने क्या किया कि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को इन्होंने बढ़ा दिया।
जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया तो इन्होंने देखा करंट बढ़ गई, खुश हो गई है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर करंट बढ़ जा रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज और देखी कि अल्ट्रावायलेट की जगह अगर हम लाल प्रकाश यूज कर रहे हैं तो उसकी तीव्रता कितना भी बढ़ा लो करंट बढ़ ही नहीं रही है। ये सब प्रैक्टिकल चल रहा है अभी, है ना। लेनार्ड और हॉलबर्ग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लैब में हम उनकी देख रहे हैं उनको करते हुए। उन्होंने पहले लाल रंग का प्रकाश डाला, फिर उसकी तीव्रता बढ़ाए जा रहे हैं। तीव्रता क्या होता है पता है? तीव्रता होता है यूनिट सरफेस पे कितने फोटोन आकर के आपतित हो रहे हैं। तीव्रता मतलब जैसे अगर यहां में मान लो 2 बल्ब जल रहे हैं, मैं 2 की जगह 4 बल्ब जला दूं, मैं कहूंगा प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई। ध्यान सुनिएगा, 2 बल्ब जल रहे हैं, 2 की जगह अगर मैं 4 जला दूं, मैं कहूंगा प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई, है ना। लाल रंग का प्रकाश आ रहा है, मैं उसको बंद करके मैं नीला जला दूं, कहूंगा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ गई, क्योंकि लाल की आवृत्ति कम होती है, नीले की आवृत्ति, बैगनी की आवृत्ति ज्यादा होती है ना। तो दोनों बातों का अंतर समझिएगा। तीव्रता, आवृत्ति और ऊर्जा अलग अलग चीजें हैं। ऊर्जा कब बढ़ेगी? अगर लाल प्रकाश है तो उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, आवृत्ति कम होती है, ऊर्जा लाल प्रकाश की कम होती है ना। लेकिन बैगनी प्रकाश है तो बैगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है और उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है? सीधे आवृत्ति के ऊपर, ठीक है। और तीव्रता क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना। यूनिट एरिया पे, उसी जगह पे ज्यादा फोटोन गिरने लगेंगे तो आवृत्ति, 2 की जगह 4 बल्ब जला दो तो आवृत्ति बढ़ जाए, तो 2 की जगह 4 बल्ब जला दो तो तीव्रता बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन लाल की जगह नीला प्रकाश डाल दो तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आवृत्ति और तीव्रता में कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। बोलो, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कृपया बताएं। क्यों भाई? ये बातें क्लियर है, आवृत्ति क्लियर है कि प्रकाश का रंग बदलते जा रहे हो, आवृत्ति बदल जाएगी, है ना। लेकिन ज्यादा बल्ब आप ऑन कर दो तो तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बार आवृत्ति बदल के देखा, तो जब लाल की जगह अल्ट्रावायलेट डाला तभी प्रकाश निकल रहा है, लाल पे निकला ही नहीं प्रकाश, है ना। पहला प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा प्रैक्टिकल इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब आवृत्ति बढ़ाना शुरू किया, तीव्रता बढ़ाना शुरू किया, ज्यादा प्रकाश डालना शुरू किया, तो इन्होंने पाया कि अगर अल्ट्रावायलेट है तो ज्यादा प्रकाश डालने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन लाल है तो कितना भी प्रकाश डाल लो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। हाँ भैया, इंटेंसिटी, आवृत्ति मतलब नंबर ऑफ फोटोन, कितने ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, कितनी ज्यादा ऊर्जा गिर रही है। वो बहुत इंटेंस लाइट है यार, यहां तो मतलब बहुत ज्यादा लाइट है ना। आवृत्ति मतलब किसी पर्टिकुलर एक प्रकाश में भी एक सिंगल प्रकाश आ रहा है तो उसमें भी अगर आवृत्ति ज्यादा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी, आवृत्ति कम हो तो ऊर्जा कम होगी, है ना। तो ऊर्जा बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब अगर आवृत्ति बढ़ाओगे तब भी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अब तीव्रता बढ़ाओगे, ज्यादा फोटोन डाल दोगे तब भी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा दोनों तरह से बढ़ेगी। लेकिन फिर भी कमाल की बात यही थी कि आवृत्ति एक निश्चित मान से कम होने पे इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, कितनी भी तीव्रता बढ़ा लो। लेकिन आवृत्ति निश्चित मान के ऊपर होने पे, तीव्रता बढ़ाने पे धारा बढ़ रही थी। ये सारे प्रैक्टिकल हैं जिन्होंने किए। अब इस प्रैक्टिकल से निष्कर्ष क्या निकला? अच्छा, एक प्रैक्टिकल और क्या मिस कर गया बताना मैं। इन्होंने क्या किया, जैसे देखा प्रकाश निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए तो इन्होंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, मतलब बल्ब जल रहा है घर में और स्विच ऑफ कर दे तो क्या होगा? क्या सर, मजाक वाला क्वेश्चन है ये तो। बल्ब जल रहा है, स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब बुझ जाएगा, यही होना चाहिए ना। बताओ भाई। बेटा, ऐप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैम सब कुछ बता देंगी यहां पे, ठीक। क्लियर है? सच में लाइट कट गई तुम्हारी? मैं हूं ही ऐसा, मैं जो बोल देता हूं गलत बोलूंगा जरूर, सही बोलता हूं नहीं होता, पता नहीं क्या है। अच्छा ठीक है ना। लेकिन यहां पर जब स्विच ऑफ किया ना तो नालायक धारा 0 हुई नहीं,
स्विच ऑफ करने पे धारा जीरो हुई नहीं, परिपथ में धारा बनी हुई थी। कमाल की बात है सर, स्विच ऑफ करने पे धारा जीरो हुई ही नहीं, परिपथ में धारा अभी भी बनी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सब मामला तो फंसा हुआ था, जिसका निवारण आइंस्टाइन आके करेंगे अभी। आओ देखते हैं, है ना, क्या हो रहा है अब। ठीक, आओ देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष निकाला इससे। ठीक, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि जब कैथोड को ऋण विभव व एनोड को धन विभव दिया जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन कौन है? प्रकाश डालने पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के फलस्वरूप परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो निष्कर्ष नंबर 1 पूछेगा एग्जाम में कि लेनार्ड और हॉलबॉक के प्रेक्षण से आपको क्या सीख मिली, क्या निष्कर्ष निकला उससे? तो निष्कर्ष यही निकला जब टॉर्च जली तो सब बिल से बाहर आ गए, है ना। जैसे ही प्रकाश ऋण विभव दिया गया कैथोड को, एनोड को धन विभव दिया गया, निश्चित आवृत्ति से आवृत्ति प्रकाश डाला गया, है ना, तो परिपथ में धारा प्रवाहित तो होती है। एक चीज और यहां मिसिंग, यहां लिख देना चाहिए कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के फलस्वरूप परिपथ धारा प्रवाहित होती है। गुड, है ना, पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। ठीक है सर, ये तो पढ़ाया अभी आपने, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ठीक, फिर दूसरी बात करें, जब कैथोड व एनोड की ध्रुवता बदल दी गई, मतलब अभी मैंने बताया कि स्विच ऑफ किया तो धारा शून्य नहीं हुई, तो किया क्या गया कि जो पॉजिटिव थी यानी कैथोड था, ये एनोड था, तो यहां पर जो बैटरी इसको निगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, धारा शून्य नहीं हो रही थी। तो पर्पस क्या था, देखो मैं समझाता हूं। ये दो प्लेटें हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, है ना, स्विच ऑफ करने पे भी इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां चला जा रहा था। ठीक है, दोनों पे जीरो पोटेंशियल था, बट इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहा था। क्यों जा रहा था, मैं आपको कारण समझाता हूं। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था, ठीक है, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी थी। भाई मैंने कहा ना कि वो जो 12,000 पे नौकरी कर रहा था, दूसरा वाला है, उसने कहा मुझसे 13,000 ले लो, तो 1,000 एक्स्ट्रा है ना। अब उसने मना कर दिया उसको, 13 नहीं काम करूंगा। एक और है, उसने कहा मुझसे 20,000 ले लो, उसको 12,000 मिलता था, 20,000 मिल गया। वो क्या करेगा, अब कहेगा इतने में मेरे 2 महीने चल जाएगा। वो 1 महीना काम पाएगा, 20 दिन छुट्टी मार देगा, यही करेगा वो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या है कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिल गई है, इतनी एनर्जी कि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये चल देगा घूमने फिरने, और घूमते फिरते अपने आप बिना इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो धन की ओर आकर्षित होना चाहिए, लेकिन बिना इसको धनावेश दिए, बिना इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, इतनी ऊर्जा उसके पास है, घूमे टहले चला जा जिधर मर्जी, तो कुछ इधर भी जाएंगे, कुछ इधर भी जाएंगे, कुछ सीधे भी चले जाएंगे। तो जो सीधे आए वो अपने आप यहां पहुंच गए। इसी को रोकने के लिए इसको दिया गया निगेटिव पोटेंशियल, इसको दिया गया पॉजिटिव पोटेंशियल। पहले इसको पॉजिटिव दिया गया ताकि इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इसको निगेटिव दिया गया और इसको पॉजिटिव दिया गया, मतलब ध्रुवता बदल दी गई। तो ये अपनी ओर खींच रहा है और ये धक्का मार रहा है, भाग यहां से, नहीं आने दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बेशरम इतनी ऊर्जा करें क्या, वो फिर भी पहुंच जा रहे थे। जब फिर भी पहुंच जा रहे थे तो हमने कहा इसकी ऐसी की तैसी, इसको तो रोक के मानूंगा आज मैं। तो मैंने इसका और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया, 1 वोल्ट पे नहीं रुका तो मैंने 1.5 किया, 2 किया, 3 किया, 3.7 किया, 5.2 वोल्ट किया, तो ये रुक गया। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव या अंतक विभव, अंतक वोल्टता, है ना, अंत कर देता है इस धारा का जो बची हुई है, निरोध करता है, रोकता है ना। इसीलिए कहते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या अंतक वोल्टता। कौन सा, उल्टा वाला वोल्टेज को, सीधा वाला तो खींच रहा है ना, ये उल्टा वाला है। ठीक है, आओ देखते हैं, इसी के बारे में कुछ कहानी यहां बताई गई है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब कैथोड व एनोड की ध्रुवता बदल दी गई, यही लिखा जो मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो करंट एकाएक शून्य नहीं हो रही है, ध्रुवता बदलने पर
एकाएक शून्य नहीं होती है। फिर क्या होता है, उच्चतम गति ऊर्जा वाले कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं, अपने आप पे पहुंच जाते हैं भाई साहब, इनको खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसको रोकने के लिए संग्राहक को ऋण विभव देना पड़ता है। पॉजिटिव तक खींच रहा था, अब रोको, उसको मत आने दो, है ना, ऋण विभव देना पड़ता है। ठीक, और यह पाया गया कि जो ऋण विभव दिया जा रहा है वो चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश भेजो, ठीक है, चाहे एक बल्ब जलाओ, चाहे दो बल्ब जलाओ, चाहे तीन बल्ब जलाओ, कितने भी बल्ब जला लो, कितना भी फोटोन डाल दो, है ना, जो यहां पे रोकने के लिए विभव लगाना पड़ रहा है वो हर बार कांस्टेंट है। ये बड़ी कमाल की चीज लग रही थी, है ना। ये किसके बीच ग्राफ है, प्रकाश धारा यानी इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए कितना वोल्टेज लगाया गया है वो, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट था। चाहे यूवी लाइट एक जलाओ, चाहे 4 बल्ब जला दो कैथोड के ऊपर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रोकने के लिए हर बार समान विभव चाहिए होता है, हर बार समान विभव चाहिए होता है ना। यह निष्कर्ष निकल रहा है। अभी हम एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आइंस्टाइन साहब आके एक्सप्लेन करेंगे, है ना। हम निष्कर्ष बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा था, ठीक। और यही विभव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में पलट करके विभव बढ़ाया जा रहा था, तो मैंने क्या बोला आपको, विभव बढ़ाने में धारा बढ़ तो रही थी, लेकिन एक निश्चित समय के बाद बढ़ते बढ़ते धारा फिर कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट हो जा रही थी। एक बात बताओ, ये धातु की सतह है ना, इस पे एक फोटॉन टहलते हुए आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 फोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 10 फोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा फोटॉन आपतित कराओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कॉमन सेंस की बात है। तीव्रता बढ़ाना मतलब क्या, एकदम दिमाग में बैठा लो। तीव्रता बढ़ाना मतलब क्या, तीव्रता बढ़ाना मतलब फोटॉन बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाना, और नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज्यादा आवेश गति करेगा तो धारा भी तो बढ़ेगी सर, है ना। इसीलिए तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, लेकिन तीव्रता बढ़ाने पर अंतक वोल्टता निरोधी विभव नहीं बढ़ रहा है। एक्सप्लेन कर ही देता हूं क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे एक बात बताओ, निरोधी विभव का मतलब क्या हुआ, जो रोक रहा है कैसे रोक रहा है, कार्य करेगा Q इंटू वी, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यह कार्य किसका विरोध करेगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का विरोध करेगा। और गति ऊर्जा कितनी थी उसके पास, पहले 12,000 तनख्वाह मिल रही थी, अब 18,000 मिल रही है, मतलब 12,000 तो पहले जितना सैचुरेट ही है, 6,000 एक्स्ट्रा है, वही 6,000 तो घूमने टहलने के लिए गति ऊर्जा ग्रुप में यूज कर रहा था वो, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति कांस्टेंट है, सॉरी फोटॉन की आवृत्ति कांस्टेंट है, यानी जितनी ऊर्जा मिल रही वो तो कांस्टेंट मिल रही है। एक इलेक्ट्रॉन को पहले 12,000 मिल रहा था, अब 18,000 मिल रहा है, तो अंतर तो 6,000 ही है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 लोग काम छोड़ के जाएंगे, तो सभी 100 लोगों के लिए अंतर तो 6,000 ही है ना। तो जो ऊर्जा एक्स्ट्रा हो रही है इलेक्ट्रॉन के पास घूमने टहलने के लिए वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है तो उसको रोकने के लिए वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा। चाहे 10 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 200 इलेक्ट्रॉन आए, अगर हर इलेक्ट्रॉन के पास बराबर ऊर्जा एक्स्ट्रा है तो उसको रोकने के लिए बराबर विभव भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा हमको। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई होगी। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, जल्दी से बताएं।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुड, आगे चले। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब मैंने अभी आपको डिस्कस कर ही दिया कि तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा, ज्यादा तीव्रता, ज्यादा फोटोन, ज्यादा फोटोन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा करंट, है ना। यानी कि जो करंट होगी वो तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक। और y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कैसा बनता है, आपको पता है ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से होकर जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में। बोलो, इसका एक्सप्लेनेशन तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को। हो तो बताओ, क्लियर है। तीव्रता और आवृत्ति जिसका कंफ्यूजन दूर हो गया उसके लिए चैप्टर हलवा हो गया, ये सारे ग्राफ एकदम आसान हो गए अब, ठीक। अब ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो रोकने के लिए जितना चाहिए है, ठीक है। मतलब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके भगा जा रहा है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी इलेक्ट्रॉन की, के मैक्स है, सबकी अलग अलग होगी, जिसकी सबसे अधिकतम है उसको रोकना है अपने को। तो उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा, E इंटू वी, अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स इक्वल टू E इंटू वी नॉट हो जाएगा। वी नॉट मतलब अंतक विभव या निरोधी विभव, यहां पे सही है। ये बात भी पहले ही डिस्कस कर चुका हूं मैं, देखा एक सब जो लिखा है सब बस मैं आपको एक्सप्लेन किया, बता मैंने सब कुछ दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने आवृत्ति बढ़ा दी, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आवृत्ति तीव्रता बढ़ा दी मैंने, ठीक है, उससे धारा बढ़ गई। अगर मैं आवृत्ति बढ़ा दूं तो मान लो यहां 10 चौकीदार खड़े हैं लाइन से, है ना, चलो 6 ही मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा इन सबको 10-10 हजार मिल रहा है सबको, मैंने कहा कि मैं सबको 15-15 हजार रुपए दूंगा, तो मेरे पास कुल कितने लोग काम छोड़ करके आएंगे, सर ये सब भाग आएंगे, टोटल 6 लोग आएंगे, ठीक है। मैंने कहा मैं सबको 15-15 हजार दूंगा, मतलब मैंने क्या किया, मैंने तीव्रता बढ़ा दी, सबको ढेर सारा बल बढ़ा दिया, है ना। अब अगर मैं ये कहूं कि मैं एक व्यक्ति को 20,000 दूंगा, अब बताओ कौन आएगा काम छोड़ के मेरे पास। सब आपस में लड़े मरेंगे, लेकिन आएगा कोई एक ही मेरे पास, सब नहीं आएंगे 20,000 में, आएगा तो कोई एक ही मेरे पास, सब नहीं आएंगे, है ना। 12,000 तनख्वाह थी इसकी, ठीक है, 12,000 तनख्वाह थी इनकी, ठीक है। 20,000 मैंने दिया तो 8,000 रुपए इसका बच गया, लेकिन आएगा कोई एक ही। हो सकता है उनके बीच आपस में सहमति बन जाए, क्या चलो तुम चले जाओ हम लोग यहीं काम करेंगे। हो सकता है आपस में मार काट मचा दो, जो जीत जाए वो कहेगा मैं जाऊंगा अब, लेकिन आएगा तो एक ही। तो अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो 1 फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी, बस 1 फोटोन की ऊर्जा। तीव्रता बढ़ाऊंगा तो सबकी बढ़ेगी, सभी इलेक्ट्रॉनों को ढेर सारी ऊर्जा मिलने वाली है ना। मतलब सबकी बढ़ेगी मतलब फोटोन ही बढ़ जाने वाले थे, इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ जाएंगे, तीव्रता मतलब। लेकिन आवृत्ति मतलब मैं एक ही फोटोन की ऊर्जा बढ़ाया जा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटोन तो नहीं बढ़ने वाले ना। बताओ क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर मैं आवृत्ति बढ़ाऊंगा तो मैं इसको करें, चलो 20 ले लो, चलो 30 ले लो, 35 ले लो, लेकिन मैं आऊंगा ये आओगे एक ही, तो मैं एक ही फोटोन की ऊर्जा बढ़ाया जा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं, तो उससे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। केवल एक ही फोटोन मिलेगा, और उस एक फोटोन की गतिज ऊर्जा भले बढ़ जाएगी, लेकिन
फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर गति ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो धारा थोड़ी बढ़ने वाली है। ठीक है, एक फोटोन की मैं ऊर्जा बढ़ाऊंगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, एक ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, तो है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो धारा तो नहीं बढ़ने वाली ना। तो अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो आवृत्ति बढ़ाने से धारा कांस्टेंट रहेगी। समझे? धारा क्या रहेगी? आई जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर आप आवृत्ति बढ़ाओगे तो। लेकिन क्योंकि आवृत्ति बढ़ाने से एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई, अगर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पहले से ज्यादा विभव भी लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस है एकदम, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ गई तो उसको रोकने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो जो हमारा अंतक विभव है, निरोधी विभव, वो भी क्या है? बढ़ता चला जाता है। कम आवृत्ति कम विभव चाहिए, ज्यादा आवृत्ति ज्यादा विभव चाहिए, और ज्यादा आवृत्ति बढ़ाओगे और ज्यादा विभव चाहिए। ठीक है, इस वाले ग्राफ में और इसके पहले के पहले वाले ग्राफ में लड़के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना। वो रट्टा मार के जाते हैं। आज के बाद बताओ, किसी को रटने की आवश्यकता है क्या? इस चीज को बताओ, तुम में से कोई इस चीज को रटेगा क्या? एकदम दिल में बस जाना चाहिए। आवृत्ति बढ़ाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन का खूब बढ़ा दो, है ना, सबको कुछ नहीं मिलने वाला। तीव्रता बढ़ाएंगे, ढेर सारे फोटोन जाएंगे, सबको मिलेगा, है ना। तो सबको मिलना चाहिए तीव्रता में, आवृत्ति में एक ही को मिलेगा। तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो सबको मिलेगा, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे धारा बढ़ती जाएगी। ये धारा है इस एक्सिस पे। लेकिन आवृत्ति बढ़ाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा हमको पोटेंशियल भी लगाना पड़ेगा। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन की गति करने से धारा थोड़ी बढ़ जाएगी। धारा बढ़ाना है तो आवेश बढ़ाना पड़ेगा, क्यू बढ़ाना पड़ेगा ना। आई होप सबको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? क्यों भाई? ठीक, आगे चले। अब ये अलग अलग धातुओं के लिए ग्राफ खींचा गया है। तो अब ये सी बात है, सोडियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो सोडियम के लिए देखो, यहां पे थोड़ा ग्राफ को एक्सटेंड करना चाहूंगा। ये जो यहां पे आके कट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका है कार्यफलन। तो ये धातु ए के लिए कार्यफलन हो जाएगा फाई ए, और धातु बी के लिए कार्यफलन हो जाएगा फाई बी। ठीक, इस ग्राफ को अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। तो अभी मैं इस ग्राफ को आइंस्टाइन की इक्वेशन के बाद एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझाऊंगा तो मैं रटवा दूंगा बस, है ना, कि ये यहां पे कट कर रहा है, फाई है, और ये आवृत्ति देहली आवृत्ति है। तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं इसके लिए। ठीक है, आप ज्यादा बेहतर समझ जाओगे जब आप समझ लोगे आइंस्टाइन का प्रकाश सदिश समीकरण। ठीक, अब आती है समस्या। कौन समस्या? जहां पे क्लासिकल फिजिक्स हमारी चिरसम्मत, मतलब होता है क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस जानते हो तुम लोग? क्यों भाई? क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस जानते हो तुम लोग कि नहीं जानते हो? बोलो। नहीं जानते हो? अरे यार, जैसे कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, सुना है सब? अलग अलग सुर ताल में जो गाना गाते हैं पुराने जमाने के। तो क्लासिकल मतलब जो चला आ रहा है सदियों से, पुराने जमाने वाला, वो सब क्लासिकल है। जो तौर तरीके पूरे वैसे ही हैं, ठीक है, वो क्लासिकल है। तो अपने जो न्यूटन चाचा है ना, इनकी पूरी फिजिक्स क्लासिकल है, सब क्लासिकल है। क्योंकि हर दुनिया में सब कुछ जो देख रहे हो बहुत बेसिक चीजें हैं और सब उसी पे बेस्ड हैं। सब न्यूटन्स लॉ पे आसानी से काम कर जाती हैं, है ना।
हर जगह न्यूटन्स लॉ से हमारा काम हो जाता है। शुरुआती फिजिक्स यही सब बनी थी। मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, जैसे रिलेटिविटी हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गया, है ना, ये सब मॉडर्न फिजिक्स जिसपे अभी भी रिसर्चेस चल रहे हैं। ठीक, तो क्लासिकल फिजिक्स जिसमें कि प्रकाश को तरंग माना गया था, वो इस घटना को, जो अभी हमने पीछे प्रेक्षण निकाले ना लेनार्ड और हॉलबॉक वाले, इसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि लॉजिक अगर हम समझें। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें मुझे खाना खिलाना है, ठीक है, अब तुम्हारा पेट भरना है मेरे को, ठीक है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, उसको पेट भर के ऊर्जा चाहिए तभी बाहर निकलेगा। अब तुमको अगर मैं तुमको इतनी 10 रोटी खिला दूं, है ना, या इतनी बड़ी मोटी सी एक रोटी खिला दूं, मान लो तुम्हारी डाइट के हिसाब से, ठीक है, इतनी बड़ी मोटी सी एक रोटी खिला दूं या इतनी 10 रोटी खिला दूं, दोनों का वेट बराबर है अगर, तो दोनों स्थितियों में तुम्हारा पेट भर जाएगा, दोनों का वेट बराबर है। अगर ये 1 पाव है तो ये भी 1 पाव है ना, चाहे इतनी 10 खिलाऊं चाहे इतनी बड़ी 1 खिलाऊं, पेट तो दोनों कंडीशन में भरना चाहिए ना, कि नहीं भरना चाहिए, बताओ। पेट तो दोनों कंडीशंस में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भर जाएगा। क्यों भाई? दोनों तरफ से भर जाएगा, पेट बराबर भरेगा अगर दोनों रोटियां बराबर वेट की हैं तो, है ना। तुम्हें उतने खाने से मतलब है ना, चाहे तुम्हें घर में मम्मी पूड़ी खिलाएं, चाहे पराठा खिलाएं, चाहे रोटी खिलाएं, चाहे भटूरा खिलाएं, तुम्हें चाहिए उतना खाना जितने तुम्हारा पेट भरेगा, ठीक है। अब अगर मान लो इतना कंटेनर भर करके फोटोन चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए, तो चाहे इतना बड़ा एक फोटोन आ जाए ढेर सारी ऊर्जा लेकर के, चाहे ढेर सारे छोटे छोटे फोटोन आए और उतनी ऊर्जा ये सब मिलकर दे दे, तो दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का पेट भर जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वेव थ्योरी यह कहती है कि अगर प्रकाश तरंग है तो यह ऊर्जा कंटिन्यूअस जाएगी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, ऊर्जा इकट्ठी कर लेगा। हाँ, अब हो गई मेरे पास 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब चलो बाहर निकल जाते हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। कितना भी तीव्रता बढ़ा दो, कितना भी ढेर सारा फोटोन डाल दो, ये कह रहा है कि मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे एक बार में चाहिए है, मुझे एच न्यू चाहिए है, न्यू जिसका ज्यादा हो, एक फोटोन चाहिए लेकिन उसकी आवृत्ति एक निश्चित लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। ये कह रहा है मेरे को 50 नहीं 200 छोटी छोटी रोटी खिला दो, मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरे को एक बड़ी रोटी चाहिए तभी मेरा पेट भरेगा। अजीब सी बात थी, सुनने में अजीब लग रहा है, क्लासिकल थ्योरी फेल हो रही है अपनी, है ना। क्योंकि वेव मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, जब धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यही होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा था, है ना। तो क्लासिकल फिजिक्स यहीं पर फेल हो रही थी कि जब तक देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति ना हो तब तक इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा था, चाहे जितनी उसकी तीव्रता बढ़ा दो, है ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यह बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ढेर सारा प्रकाश जा रहा है तो ऊर्जा तो उसको मिल रही है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है ना। तरंग सिद्धांत कह रहा है कि तीव्रता के समानुपाती होगा, लेकिन नहीं था, यहां पे आवृत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ रहा था यहां पे, ठीक है। और तीसरी बात, तरंग सिद्धांत कह रहा है कि ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जब बढ़े तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर जैसे ही प्रकाश पड़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, 10 की घात -9 सेकंड से भी कम, 10 की घात -9 सेकंड से भी कम का समय लग रहा था। इतने कम समय में फट से पड़ा फोटोन, खट से निकला इलेक्ट्रॉन, है ना। जबकि क्लासिकल फिजिक्स कह रही थी कि ऊर्जा इकट्ठा करने में समय लगेगा फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फोटोन पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था। ये 3 ऐसी बातें थी
जो सबके समझ से परे थी कि ऐसा हो क्यों रहा है। कोई थ्योरी काम नहीं कर रही थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कुछ लोग को रोटी ही पकानी है जीवन में, मैं समझ सकता हूं। ये वही लोग हैं जो कल को रोटी पकाएंगे, है ना। इनको और जीवन में कुछ करना नहीं है, इनको रोटी की टेंशन है, इनको फिजिक्स की टेंशन नहीं है। और रोटी कैसे पकेगी इतनी बड़ी, ठीक है। खैर, अपन देखो, जिसको कंसर्न अपना अपना होता है सबका, ठीक है। किसी को रोटी पकाने की टेंशन है, किसी को क्लासिकल फिजिक्स की टेंशन है कि सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, यही कर लेना तुम। अरे यही तो समस्या है भैया, यही समस्या समझा रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए ना। फोटॉन की तो चर्चा ही नहीं ना, क्लासिकल फिजिक्स में फोटॉन जैसी चीज तो है ही नहीं ना। यहां तो वेव है ना, फोटॉन जैसी चर्चा क्लासिकल में है ही नहीं। तो एक बार में एक पांच तो बात ही छोड़ दो, ये तो वेव है, तो लेता जाएगा ऊर्जा, लगातार ऊर्जा लेता जाएगा, ठीक है। खाता जाएगा 10 पूरी खाएगा, पेट भर जाएगा इसका। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स तो यही कह रही है, ठीक है। तो जब ये सब फेल हो गए तो आए आइंस्टाइन चचा। आइंस्टाइन ने अपने दोस्त मैक्स प्लांक को फोन लगाया, कहे प्लांक आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। प्लांक बोले क्या हुआ भाई, कैसे याद किया आज? अभी तक तो सबने मिलकर मेरा बहिष्कार कर दिया था, तुम लोगों ने कहा तुम किसी काम के आदमी नहीं हो, अपनी थ्योरी ले जाओ कूड़े में फेंकाओ। मैक्स प्लांक का फोटॉन सिद्धांत जो था कोई मान नहीं रहा था, सब कह रहे थे प्लांक ये सब फालतू बातें हैं, प्रकाश कण के रूप में नहीं चलता है। प्लांक ने कहा ऐसा नहीं है, मैं सिद्ध करूंगा, एक दिन देखना तुम लोग मुझे शाबाशी दोगे, तुम ही लोग कहोगे वाह प्लांक वाह, तुमने क्या काम किया है। वो दिन आ गया, आइंस्टाइन ने फोन करके प्लांक को बुलाया, कहे प्लांक बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है, दुनिया परेशान है, प्रकाश युक्त प्रभाव समझ में नहीं आ रहा लोगों को। प्लांक ने कहा देखा आ गया ना मेरा टाइम, अपना टाइम आएगा, मैं बोलता था। प्लांक ने कहा जब कोई सोर्स इल्यूमिनेट किया जाता है, जब जलाया जाता है तो उससे फोटोन जैसे छोटे छोटे बंडल निकलते हैं। आइंस्टाइन कहे पगला गए हो तुम, न्यूटन ने तो ये बात बहुत पहले बताया था कणिका सिद्धांत में अपने, नया क्या है? सुनो पहले ध्यान से, आइंस्टाइन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि जब देखो तब आ जाओगे, शांति से बैठो, हमारी पूरी बात पे कंप्लीट करनी तुमको, है ना। कहे ये जो छोटा बंडल ये कण नहीं है भाई, ये मैं बोला क्या कण है, मैंने कहा कण जैसा है। क्या है? कण जैसा है, जैसे कण चलता है ना वैसे ये भी चलता है। और इसमें क्या है? ये ऊर्जा है, और ऊर्जा का बंडल है, सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा का बंडल है, ठीक है। तरंग जो चलती है तुम्हारी वो ऐसे चलती है कंटिन्यूअस फॉर्म में, यही तो बात है। ये भी ऊर्जा है लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं चलता है, ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जैसे कुरकुरे का पैकेट होता है ना वैसे चलता है मार्केट में, है ना। छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल हैं, और एक बंडल की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा। आइंस्टाइन कहे ये बताओ ये एच क्या है? कहे एच, अरे एच है प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। कहे मैं फॉर्मूला दूंगा, मेरा नाम नहीं है, मतलब क्या है? न्यू है आवृत्ति, एच है प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, है ना। या एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा और न्यू क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दर, सी प्रकाश की, सॉरी लैम्डा तरंगदैर्घ्य दर, न्यू प्रकाश की आवृत्ति, और सी क्या है? प्रकाश की चाल है। आइंस्टाइन के बस जाओ, मेरा काम हो गया। मैक्स प्लांक है, पूरी बात तो बताओ, बुलाए किस लिए तो मुझको? कहे बस ऑस्कर आ गया। अरे ऑस्कर कह रहा हूं ज्यादा डूब गया मैं, है? कहे बस नोबल आ गया मेरा, और क्या, जाओ पेपर में फोटो देख लेना मेरी कल, है ना। नोबल प्राइज जीतूंगा फिजिक्स का इस बार। कहे वो कैसे? कहे सब तुमको बता दूंगा, तुम नहीं जीत जाओगे। कहे तुम्हारी थ्योरी मैं यूज करूंगा लेकिन तुमको बताऊंगा नहीं मैं, जो करना जाओ कर लो, है ना। मैक्स प्लांक चले गए बेचारे, ठीक है।
दूसरी बड़ी बड़ी फोटो छपी आइंस्टाइन की पेपर में, आइंस्टाइन जीत गए थे क्या, नोबेल प्राइज। मैं बताता हूं कैसे जीते। उसके पहले जरा पूरी बात जान लेते हैं फोटोन के बारे में। तो फोटोन के बारे में क्या क्या बताया मैक्स प्लांक ने, उन्होंने कहा ये देखो फोटोन जो है इसकी ऊर्जा होती है hν या hc अपॉन लैम्डा, ठीक है, h प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 × 10⁻34, ठीक है। और इसका संवेग होता है m इंटू, भाई p संवेग क्या होता है, m इंटू v होता है, उनका संवेग क्या होगा, m इंटू c हो जाएगा, है ना। उसके बाद उनका फोटोन जो है विद्युत उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, इस पे कोई आवेश नहीं होता, और इसका विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है, लेकिन गति करता है इसमें द्रव्यमान आ जाता है। अब कहो सर ये कैसे, कोई चीज गति कर रही तो उसमें द्रव्यमान है, रुका हुआ है तो द्रव्यमान शून्य है। अभी मुझसे मत पूछो, मतलब आइंस्टाइन की बुद्धि खराब थी इसमें। कमाल की बात बड़ी मजेदार ये है, पहले जो है आइंस्टाइन जो है वो विरोध कर रहे थे क्वांटम थ्योरी का, कहे सब क्या बकवास है, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, ऐसे करके उन्होंने एक फ्रेज निकाला, इससे उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया था क्वांटम थ्योरी को, ठीक है, एंटेंगलमेंट इफेक्ट के ऊपर। ये सब बहुत ऊपर हो, तुम समझ में नहीं आया कुछ, बस ऐसे जानते रहो, थोड़ा सा अच्छा लगता सुनने में, ठीक है। तो ये पहले खुद ही जो है क्वांटम थ्योरी का विरोध कर रहे थे, और फिर ये खुद ही प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज करके नोबेल लेके चले गए। अब सवाल है विरोध क्यों कर रहे थे, विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में कुछ ऐसा हो रहा था जो इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चैलेंज कर रहा था, जिसके दम पे आइंस्टाइन को हम लोग आज जानते हैं कि आइंस्टाइन है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की उस समय बहुत ही मतलब एकदम चर्चा का विषय थी, एकदम मतलब आइंस्टाइन टॉप लेवल के साइंटिस्ट बन गए इस थ्योरी के बाद। इन्होंने ऐसी सी बातें बताई जो कि बाद में प्रूव भी हुई, सही भी प्रूव हुई। फिर क्वांटम फिजिक्स में लोगों ने ऐसे से कुछ चीजें दी जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अपोज करे थे। आइंस्टाइन ने कहा कुछ भी प्रकाश के वेग से अधिक वेग से नहीं चल सकता। क्वांटम फिजिक्स ने कुछ चीजें प्रूव की जिसमें प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चीजें हो रही थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी, ठीक है। आइंस्टाइन कहे तुम सब कुछ है जो तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोग कुछ ढूंढ नहीं पा रहे, इसमें कुछ छिपा हुआ है, तुमको पता नहीं है, कुछ तो है। ऐसे थोड़ी होता है तुम लोग बोल दोगे मैं सुन लूंगा, ठीक है, मेरी थ्योरी सही है, जाओ यहां से, तुम सब भगा दिए सबको डांट के। अब बड़े आदमी तो उस समय तो कौन इनसे लड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर खुद ही आए क्वांटम थ्योरी के शरण में अंत में, और इन्होंने जा करके क्वांटम थ्योरी का यूज करके, ये क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है, प्रकाश को क्वांटा, फोटोन क्या है, क्वांटा, छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड किया, ठीक है, और उससे नोबेल लेके चले गए। तो इसी को लेकर आइंस्टाइन को बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि अपने आप को सही प्रूव करने के लिए दूसरे को कब से गलत कहते चले गए, अंत में वही बात मान के और नोबेल प्राइज भी ले गए। कमाल आदमी ना आइंस्टाइन भी, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत किसी को? देखो मैं पहले ही कह दिया हूं, ज्यादा लपर लपर ना करो, जितना मैंने बता दिया उतना जान लो, बस तुम्हारे लिए उतना ही बहुत है, ठीक। अब रेस्ट मास मतलब रुका हुआ है तो द्रव्यमान, डायनेमिक मतलब गति कर रहा है तब द्रव्यमान। अब उसमें क्या मैं एक्स्ट्रा बताऊं, ठीक है, बहुत सब ये सब चीजें बहुत खतरनाक है ना, जानो ज्यादा, ठीक। फिर इन्होंने बताया कि ये उदासीन होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर, ठीक है। जब ये फोटोन आपस में टकराते हैं तो यहां पे ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, संवेग भी संरक्षित रहता है, दोनों संरक्षित रहते हैं इनके टक्कर के बाद, ठीक है। हाँ फोटोनों की संख्या जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, दो फोटोन टकराए तो हो सकता है एक ही फोटोन बचे, लेकिन टोटल ऊर्जा और टोटल संवेग वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब वो कैसे होगा सब छोड़ो अभी, ठीक है, क्योंकि तो तुम्हारे लेवल के बहुत ऊपर की बातें हैं सब। अब फिर वही बात है कि अगर एक निश्चित आवृत्ति है, देखो क्योंकि सीधा सीधा ये देखो H और C दोनों कांस्टेंट है, तो लैम्डा और न्यू इन्हीं दोनों पे ऊर्जा डिपेंड करेगी। तो वही बात लिखी हुई है कि निश्चित आवृत्ति और निश्चित तरंगदैर्घ्य का जो फोटोन है उसका संवेग समान रहता है, और इसकी जो ऊर्जा है वो भी समान ही रहती है, तीव्रता निर्भर नहीं करती है, ठीक है।
तो ये रही फोटोन के बारे में पूरी स्टोरी। इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, फोटोन के बारे में पूछेगा तो। ठीक, नाउ आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइंस्टाइन ने जब फोटोन कह रहा हूं, जब प्लांक को भगा दिया वहां से, कहे प्लांक घर जाओ, तुम सो जाओ, मुझे नोबेल प्राइज की तैयारी करनी है, तो प्लांक चले गए बेचारे वहां से बहुत उदास मन से कि मुझको भी शामिल कर लिया होता तो नोबेल मैं भी साथ में ले लेता इनके, है ना। लेकिन ठीक है, अब क्या ही कर सकता था प्लांक वहां पे। तो आइंस्टाइन ने रात को एक समीकरण लिखा, उन्होंने कहा देखो कल सुबह पेपर छपाऊंगा इसको मैं, ठीक है, तुम सबको भी पता ही है। कहोगे आइंस्टाइन ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर, सर ये तो मुझको भी पता है सर। आइंस्टाइन ने कहा कि जब हम लोग किसी धातु पर ई ऊर्जा का फोटोन आपतित कराते हैं और अगर इसका कार्यफलन फाई है तो फाई ऊर्जा तो रख लेगा ये, वही 12,000 तो चाहिए ही चाहिए इसको। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो बची हुई ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। कोई नई बात थी है? कहते तो सर ये तो सीधी है। अगर पापा 10 रुपए देते हैं, कहते हैं जाओ 8 रुपए के सामान ले लो, 2 रुपए का पार्ले जी खा लेना, आता है? अब आता ही होगा, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 8 रुपए का सामान लेंगे, 2 रुपए का पार्ले ना सही टॉफी तो खाई गया होगा लड़का, ठीक है। यही तो आइंस्टाइन ने बताया कि अगर ई ऊर्जा का फोटोन आपतित कराते हैं तो उसमें से फाई कार्यफलन के रूप में और शेष जो बचता है वो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। यहां से के मैक्स को निकालेंगे तो ई माइनस फाई हो जाएगा, है ना। के मैक्स मतलब गति ऊर्जा ½ mv², और इसको रोकने के लिए याद है मैंने वहां बताया था निरोधी विभव EV0, ठीक। और ई क्या होता है, ई इक्वल्स टू एच न्यू और फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, कार्यफलन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, इसको कह लो, या हम लोग चाहें तो ई का फॉर्मूला hc/λ भी लिख सकते हैं, और फाई भी क्योंकि ऊर्जा ही है तो hc/λ0 कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बोलो आइंस्टाइन ने कोई ऐसी बात बताई जो तुमको पहले से नहीं पता आज की क्लास में? इतनी देर से जो मैं कहानी सुना रहा हूं तुम लोगों को उतने में समझ में आ गया होगा आइंस्टाइन क्या बता रहे थे, है ना। एक भैया कह रहे हैं पढ़ाई जो है वो एग्जाम के बाद जीवन में कहां काम आता है। ये मूर्खों वाला प्रश्न है। मूर्खों नहीं, मैं कहता हूं ये प्रश्न जो करते हैं वो महामूर्ख होते हैं। पढ़ने के बाद तुम उस पढ़ाई का अपने जीवन में प्रयोग ना कर पाए तो ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी नाकामी है। उसके लिए दुनिया वालों को जाकर के मत बहकाओ कि जो पढ़ रहे हैं वो जीवन में कहां काम आता है। क्यों साइंस पढ़ रहे हो? किसने कहा तुमको साइंस पढ़ने को, अगर तुम आगे चल के साइंस के फील्ड में कुछ नहीं कर सकते? मेरे काम आ रही है ना, मैं पढ़ा हूं फिजिक्स, आज फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उसी से ये सब है, उसी से घर चल रहा है, उसी से कमा धमा रहा हूं, उसी से सारा कुछ आज दुनिया मुझे जान रही है। तो मेरी पढ़ाई तो मेरे काम आ रही है, तो मैंने अपनी पढ़ाई को अपने काम में ले लिया। तुम नहीं ले पा रहे हो तो तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारी मूर्खता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं बताओ। ये समझ में आया? तो ये आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न आपके सामने है, क्या क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे मैं बताता हूं, आप लोग मेरे साथ लगाते चलिए, ठीक है। कह रहा 100 वॉट का एक सोडियम बल्ब है, सोडियम बल्ब है 100 वॉट का, तो इसमें से एक समान ऊर्जा विकिरित हो रही है। लैंप को एक सोडियम बल्ब में क्या होता है ना, उससे हम लोग एक सिंगल तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य कितना है? 589 नैनोमीटर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। एक गोले के अंदर कह रहा है इसको रखा हुआ है केंद्र पे, और यहां से जितना प्रकाश निकल रहा है वो सब ये गोला अवशोषित कर ले रहा है, सारा प्रकाश अवशोषित कर ले रहा है, गोला सब अवशोषित कर ले रहा है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। तो सर अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, ऊर्जा इक्वल क्या हो जाएगा, hc अपॉन में लैम्डा हो जाएगा सर।
h का वैल्यू सर हमको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू यहां पे हमको गिवन है सर 589 इंटू 10⁻⁻9 है ना। इसको सॉल्व करेंगे इतने जूल आ जाएगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन आप लगा लोगे? जल्दी बताइए। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक। बोलिए। हो जाएगा कैलकुलेशन। अब देखो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं, किस दर से, है ना। मतलब पूछ क्या रहा है आपसे, फोटोन प्रति सेकंड, फोटोन प्रति सेकंड, कितने फोटोन एक सेकंड में मिल रहे हैं। अच्छा हमको एक फोटोन की ऊर्जा पता है, क्या पता है, एक फोटोन की ऊर्जा पता है, और वॉट का मतलब होता है इतने ऊर्जा प्रति सेकंड, है ना। तो बल्ब से जो है 100 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा निकल रही है, 100 जूल प्रति सेकंड, एक सेकंड में 100 जूल निकल रही है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात है, एक सेकंड में 100 जूल ऊर्जा निकल रही है ना। मान लो एग्जांपल के तौर पर, मान लो एक फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है, सिंपल सी बात समझना भाई। 100 वॉट का मतलब क्या हुआ, 100 जूल प्रति सेकंड ना, 100 जूल एक सेकंड में निकल रहा है। मान लो एक फोटोन की ऊर्जा 2 जूल है, तो बताओ एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, सोच के बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा तुमको मैं, एकदम कटबैठी सवाल है, बोलो। बताइए भाई, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने लायक है क्या। एक बल्ब है, केंद्र पे जल रहा है, आसपास गोले है, उसके गोले के अंदर रखा हुआ है, तो यहां से फोटोन प्रकाश, जैसे बल्ब जल रहा है प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, बस यही सवाल है और कुछ नहीं सवाल में, है ना। 50 फोटोन निकल रहे हैं, तो क्या इस सवाल को लगाने के लिए मुझे कोई फॉर्मूला चाहिए क्या, नहीं ना। टोटल 100 जूल ऊर्जा निकल रही है और एक फोटोन की ऊर्जा इतनी जूल है, तो क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहीं से तुम्हारे कहने बना सकता हूं, N इक्वल्स टू P, इतने जूल ऊर्जा निकल रही है एक सेकंड में, बटे एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, इतने फोटोन प्रति सेकंड, है ना, इतने फोटोन प्रति सेकंड निकल रहे हैं। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई। क्लियर है, बोले भाई, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई। बताइए जल्दी। यहां से आप लोग ये कैलकुलेट कर लोगे, ई का मान, पी का मान दिया है, बस पी बटे ई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सही है, आगे चलें, ठीक, चलिए बढ़िया है। अगला सवाल करे, किसी धातु के लिए कार्य फलन दिया है आपको, पाई का मान आपको दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए आपको लैम्डा का वैल्यू दिया है 330 गुणे 10⁻⁻9 मीटर, है ना, के लिए प्रकाश में उत्सर्जन देगा। क्या यह धातु, आप कह रहा है कि अगर ये वाली तरंगदैर्घ्य डालेंगे तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, इस फोटोन की, hc अपॉन लैम्डा,
कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा आपका है 330 गुणे 10⁻⁻9। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है भाई, सिंपल विकिरण कैसे निकलेगा? अगर ज्यादा ऊर्जा का फोटोन आएगा तो निकलेगा, कम ऊर्जा का आएगा तो नहीं निकलेगा। यही तो बात शुरू में तय हुई थी कि जो कार्य फलन है उससे ज्यादा इसकी ऊर्जा होनी चाहिए तभी बाहर निकलेगा। 12,000 सैलरी कम से कम 15,000 मिलना चाहिए तभी कंपनी छोड़ेंगे। याद आया एग्जाम्पल, है ना? तो आप कहोगे सर ये तो कैलकुलेट हो गया, बड़ा आसान है सर ये तो। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -9 प्लस हो जाएगा, तो 8 9 17 और 17 माइनस 34 यानी कि -17। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 330, डेसिमल हटाएंगे यहां 0 बढ़ जाएगा और 33 दुना, है ना? तो E बराबर आ जाएगा 2 और 2 0 बचेगा ऊपर जाके 10⁻−19 हो जाएगा, है ना? 2 0 बचा यहां पे, 33 दुना हो गया, 2 0 ऊपर गया 10⁻−19 हो गया। इतने जूल। अब जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको दिया हुआ है, तो सर डिवाइड कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर डिवाइड करते हैं जूल में तो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना? अब ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, डेसिमल लाइन 0 हो जाएगा, 4 काटेंगे 4 और ये 5 आएगा, तो E की वैल्यू 5/4 मतलब 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात बताओ, इसको चाहिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 के पैकेज पे काम कर रहा है। क्या 1.25 कोई ऑफर करेगा तो छोड़ के जाएगा क्या नौकरी? बताओ भाई। क्लियर है? हां, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल के भी कर सकते हैं आप। यहां पे लैम्डा पड़ा रहने दो, आप इसको hc/λ कर लो तो यहां से आपको लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा नॉट आ जाएगा, और लैम्डा नॉट कम होना चाहिए, है ना? लैम्डा से तो सॉरी ज्यादा होना चाहिए, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, या तो आप यहां से लैम्डा नॉट निकालो या तो यहां से आप एनर्जी निकालो। मैंने एनर्जी निकाल लिया, आप लैम्डा नॉट से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। सिक्स 6.3 इंटू 10⁻⁻20 कहां होगा बेटा? अब मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ सही लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे से 3 छूट गया क्या? हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, 3 यहां से मेरे छूटा हुआ है तो 3 यहां भी हो जाएगा। तो अब 3 से गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, 3 25 73 3.75। चलो शुक्र है अभी भी आंसर नहीं बदले क्योंकि अभी भी एक कम ही है। ठीक है, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है यहां पर तो। ठीक, समझ आ गया? अगले सवाल पे चलें। चलिए, सवाल डिफरेंट था इसलिए मैंने कर दिया पूरा, जिसमें सीधे कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। कह रहा है किसी धातु की देहली आवृत्ति आपको दिया है, ओके, न्यू नॉट आपको दिया हुआ है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छी बात। यदि इतनी आवृत्ति का प्रकाश यानी न्यू आपको दिया हुआ है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? EV0 इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आपसे V0 पूछा है तो आप यहां H कॉमन ले लो, तो H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई E। आप मुझे बताओ यहां किसका मान आपको नहीं पता? कौन सी चीज आपको नहीं पता? V0 बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ब्रैकेट में, न्यू का मान है 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस 3.3 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई
E का मान है 1.6 10 टू पावर माइनस। चलो आगे हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, हो जाएगा ये? बताइए, ठीक है? ये हो जाएगा? ओके, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बस लगभग खत्म, ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा और पढ़ना हम लोगों को। करेक्ट। विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता आपको दिया हुआ है, वी नॉट आपको दिया है। न्यू और वी जरा पहचानते रहना, 1.5 वोल्ट। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गति ऊर्जा, अरे के मैक्स इक्वल टू तो सीधे सीधे होता है ई वी नॉट। ये तो सवाल ही खत्म है। 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.5, 16 का 1.5 गुना करेंगे, 0.8 जोड़ेंगे तो 2.4 आ जाएगा, इंटू 10 पावर माइनस 19, इतने जूल। क्या बात है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं पूछा, आप निकालना चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो। तो के मैक्स जूल में है, 2.4 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कर लो। ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल डेसिमल, 8 3 24, 8 2 16, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पूछा होता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर लेते। बताओ कोई बड़ी बात थी क्या? ये आसान था। जिससे कैलकुलेशन नहीं होता ना वो छोड़ देता है यार, एग्जाम सब। सर पे एग्जाम है, इनको कैलकुलेशन नहीं होता है, इनसे काहे पढ़ रहे हो? तुम्हारे लिए नहीं है क्लासेस, ठीक है? कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फाई का वैल्यू आपको दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का विकिरण आपतित होता है, तो लैम्डा इक्वल टू आपको दिया है 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अधिकतम गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। के मैक्स आपसे पूछा है, तो के मैक्स तो आसान है। क्या होता है आपका? एच सी अपॉन लैम्डा माइनस पाई। क्यों भाई? बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे 6.6 इंटू मल्टीप्लाई कर लेना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ताकि जूल में आ जाए। अब एच सी माइनस लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है, लेकिन जब फाई डायरेक्ट दिया है तो क्यों लिखे हम? डायरेक्ट फाई ना लिखते, ठीक है? तो क्या यहां से अधिकतम गति ऊर्जा आ जाएगी? अपने को लैम्डा पता है, एच पता है, सी पता है, फाई पता है, सब कुछ तो पता है, ठीक है? और यहां से अगर के मैक्स आ जाएगा तो के मैक्स इक्वल टू क्या पढ़ा आप लोगों ने? ई वी नॉट। तो यहां से वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? के मैक्स डिवाइडेड बाई ई। तो जब के मैक्स आप निकाल लोगे यहां से मान रख करके, तो यहां से आप वी नॉट भी निकाल लोगे। बोलो सही है? ठीक। देखो सब बेसिक कैलकुलेशंस हैं, गुणा भाग में क्लास का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो बेसिक कैलकुलेशंस आप लोग अपने से कर लीजिए भाई, ठीक है? और ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने इतनी सी चीज नहीं छोड़ी पूरे चैप्टर में, एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है। ठीक। अब ये सवाल देखो, ग्राफ राफ बना देता, आ जाता एग्जाम में, जेई में आया था, लड़के परेशान होता है, बड़ा कठिन सवाल आया था। कुछ नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ये न्यू है और ये के मैक्स है। तो कह रहा है इस वाली आवृत्ति के लिए के मैक्स इतना है, यानी कि आपको न्यू का मान दिया हुआ है 10 की घात 15 हर्ट्ज, और आपको के मैक्स का मान भी दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 गुणे 10, 3 गुणे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यानी कि 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? तो सिंपल है, ये आ गया,
ठीक। अच्छा एक चीज और आपसे पूछता है कि बताओ इसका स्लोप क्या बताता है। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पहले इसको बता दूं उसके बाद। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, देहली आवृत्ति पूछा है। तो सर के मैक्स इक्वल टू क्या होता है सर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर मैं देहली आवृत्ति न्यू नॉट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इधर और एच से भाग दे देता हूं, या पहले एच से भाग ही दे देता हूं फिर दूर कर लेता हूं। तो यहां से न्यू नॉट क्या निकल के आ जाएगा मेरा सर, न्यू नॉट निकल करके आ जाएगा न्यू माइनस के मैक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना। बस इसी को सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं, मैंने इसको इधर किया फिर एच से भाग दे दिया। आप भी करके देख लेना, न्यू यहां बचेगा एच से भाग देने पे, यहां के मैक्स अपॉन एच आ जाएगा और न्यू नॉट यहां से निकल आएगा, है ना। आपको न्यू पता, आपको के मैक्स पता, आपको एच पता, सब कुछ पता, आपको सॉल्व भर करना है बस, है ना। एक चीज आप बताने वाले, जरा इक्वेशन अगर आप देखिए एक बार, जैसे ये भी ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हम जो इक्वेशन उसमें क्या है, के मैक्स इक्वल्स टू क्या है ग्राफ में, एच न्यू माइनस फाइव कह लो आप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये y है तो ये m हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये x की जगह v है और ये माइनस c है ना। तो y इक्वल्स टू mx माइनस c का ग्राफ है। तो यहां पर माइनस c मतलब जहां पे कट कर रहा है ये वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। आपसे कोई पूछे ग्राफ से बताओ 5 कितना होगा, तो आप देख लो जहां कट कर रहा है वही 5 है आपका। और m बराबर आपका h है, मतलब यहां पर जो tan थीटा निकलेगा वो क्या बताएगा, वो h बताएगा, है ना। किसके बीच ग्राफ है आपका, इधर न्यू है उधर क्या है के मैक्स है। कभी कभी यही ग्राफ न्यू की जगह 1/λ के साथ खींच देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां पे मैं hc/λ लिखा तो hc/λ, तो न्यू की जगह 1/λ आ जाता बस, ठीक है। तो अगर ग्राफ 1/λ के साथ होता तो थोड़ा सा एक चीज बदल जाती है, हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो अगर यहां पे 1/λ से ग्राफ होता तो यहां हो जाता hc/λ, है ना। तो hcm की वैल्यू क्या हो जाती है, hc हो जाती, तो tan थीटा बराबर hc आ जाता है यहाँ पे, ये h बराबर tan थीटा अपॉन c हो जाता, ठीक है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कभी भी कि ग्राफ से h का मान कैसे निकालेंगे, प्लांक कांस्टेंट का मान, तो आप बता दीजिए, कुछ नहीं है सर, tan थीटा निकाल दो, ग्राफ से निकल जाएगा प्लांक कांस्टेंट का मान, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल कह रहा हूं सॉरी, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। जब प्लांक ने कहा कि प्रकाश का फोटोन रूप में कण की तरह बिहेवियर है, तो एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर प्रकाश तरंग होते हुए कण की तरह व्यवहार कर सकता है तो दुनिया में जो बाकी कण हैं वो तरंग की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकते, है ना। और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस रखी, अपनी परिकल्पना रखी कि दुनिया में जितने भी कण हैं वो भी जब गति करते हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार, मतलब तुम भी गति करते हो तो तुम तरंग बन जाते हो। वियर्ड लग रहा है सुनने में, लेकिन दी ब्रोगली ने बताया था, मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। तो दी ब्रोगली ने कहा कि जब कोई भी चीज जब गति करती है तो वो तरंग की तरह व्यवहार करती है। लोग उसकी बात मान नहीं रहे थे। इन्होंने कहा उस तरंग की जो वेवलेंथ होती है वो होती है h/p, है ना। और हम जानते हैं कि k इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। अगर मैं ऊपर नीचे m से गुणा कर दूं तो हो जाएगा mv का होल स्क्वायर बटे 2m। क्यों भाई, यहां m² हो जाएगा बटे में m आ जाएगा, तो m² और v² mv का होल स्क्वायर। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p²/2m। तो p² बराबर क्या हो जाएगा 2mk, k काइनेटिक एनर्जी है, p क्या आ जाएगा √2mk हो जाएगा, है ना। तो वही चीज p का मान √2mk रख दिया गया है। तो दी ब्रोगली ने कहा कि जो तरंगदैर्ध्य आएगी उसकी वो हो जाएगी h/p या √2mk के बराबर उसकी तरंगदैर्ध्य हो जाएगी, ऐसा दी ब्रोगली ने बताया, ठीक है। लोगों ने कहा तुम्हारे हिसाब से इंसान दौड़े तो वो भी तरंग है, इसने कहा वो भी तरंग है। कहा अच्छा तो फिर दिखता क्यों नहीं इंसान ऐसे ऐसे दौड़ते हुए, ऐसे ऐसे क्यों दिखाई देता है। दी ब्रोगली ने कहा कर दी मूर्खों वाली बात, कम से कम मेरा फार्मूला यूज तो किए होते एक बार।
और यूज कर दो। मान लेते हैं एक इंसान है जो कि 50 किलो का है। कितने किलो का? 50 किलो का, है ना। और वो दौड़ रहा है, कितने वेग से दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अरे 10 मीटर प्रति सेकंड कितना होता है पता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही तेज दौड़ रहा है ये तो, मान लेते हैं दौड़ रहा है ना। तो इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? h/p बताया सर आपने, तो h/p मतलब mv होता है सर, p बराबर तो कितना हो जाएगा बताओ? 6.6 इंटू 10⁻34 और डिवाइडेड बाई m कितना है सर इसका? 50 किलो का आदमी है, 10 के वेग से दौड़ रहा है, 50 गुना 100 हो जाएगा। तो ऊपर अगर जाएगा ये तो 100 घटा लो इसमें, 2 और कर दो, 10⁻−36 हो जाएगा। अरे बाप रे, नाभिक का आकार भी 10⁻−15 मीटर की कोटि का है और इंसान के दौड़ने की वेवलेंथ 10⁻−36 मीटर की कोटि की है। 10⁻−36 मीटर नाभिक के आकार से भी दोगुने से भी ज्यादा छोटा है ये। दोगुना बोल रहा हूं मैं, इतने ही गुना, 15 30 होगा ना, इतने ही गुना, जिसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, एक के पीछे 15 जीरो लगा दे अगर, तो इतना छोटा वेवलेंथ हमको आंख से दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। यही डी ब्रोगली ने बताया कि ये बिहेव करता है, लेकिन एक्चुअल में हमको इंसान के दौड़ने की, या कोई पत्थर को फेंको तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हमको ऐसे लहराते हुए नहीं दिखाई देता, हमको स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देता है। जैसे अगर मैं अपनी पेन को ऐसे, जैसे मैंने अभी ऐसे से बनाया, अगर मैं इसको ऐसे से बनाऊं, 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 ऐसे बनाऊं, मैं वेव बना रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये लगभग स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी, है ना। थोड़ी ऐसे दिखाई दे रही होगी, हल्की टेढ़ी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैंने हर इतनी दूरी पर ऐसे ऐसे किया हुआ है ना। शायद आपको उतना दिख नहीं रहा, उस स्ट्रेट लाइन लगभग दिख रही होगी। जब मैंने इतना छोटा वेवलेंथ बनाया, आपको नहीं दिख रहा है, तो सोचिए कि ये वेवलेंथ तो मतलब परमाणु के आकार दो मतलब उसको उतनी बार और गुणा करो तब जाकर इतना छोटा है। तो कभी ये दिखाई असंभव है, इसको इंसान कभी देख ही नहीं सकता, इतनी छोटी वेवलेंथ है ये, ठीक है। क्या बस इसीलिए नहीं दिखाई देता है। फिर इसने कहा अच्छा चलो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर दो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सर? किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे तो विद्युत क्षेत्र जितना कार्य करेगा वही इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। तो यहां से K बराबर E/V उठा के रख देंगे, ठीक है। और प्लांक कांस्टेंट हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है, E का मान हमको पता है, सब रख के कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, इस पे एग्जाम में मैंने उस दिन एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा तो एक नंबर में कहीं ना कहीं तो आएगा इससे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लो भैया इसको, ठीक। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर्मूला 1, अच्छा इसको याद कर लिया, आप ऐसे याद कर सकते हो 1/2.3 1 2 3 बटे √V एंगस्ट्रॉम, और ये एंगस्ट्रॉम में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो 1 2 3, क्योंकि 12.27 तो लगभग 3 है ये, तो 1 2 3 ऐसे याद कर लो। या और क्लोज करना चाहते हो, कुछ किताबों में कुछ जगह ट्रिक लिखी होती है 1 2 3 4 5, तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो बड़ा ही एक्यूरेट आंसर आपको मिलता है ना, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आप चाहे ये एग्जाम में लिख के आना, चाहे ये लिख के आना, चाहे ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात, एकदम एक्यूरेट वैल्यू है 12.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक। बोलो भाई कर लोगे? क्लियर है? बेटा सभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने जितनी ऊर्जा जो है देने की औकात नहीं है मेटल में, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें। अब इसके ऊपर बस 2 सवाल बताऊंगा, उसके बाद आज छुट्टी कर दूंगा तुम लोगों की। आज बस 2 ही सवाल ही देखो। पहला सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे सर, लैम्डा इक्वल टू H/P कर देंगे और ये H/mv कर देंगे,
और कहेंगे सर लैम्डा इक्वल टू एच का मान हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई एम कितना है इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी का मान सर दिया है 1.5 इंटू 10⁸ रख करके सॉल्व कर देंगे, कहेंगे मैंने सही किया है, और एग्जामिनर देगा 0 नंबर। 0/0 मिलेगा तुमको इसमें। तुम कहोगे सर गलत कहां कर दिया सर। फिर कुछ लोग कहेंगे सर अच्छा सर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सूत्र लगाना था 12.27 डिवाइडेड बाय √v, लेकिन नालायकों 12.27 डिवाइडेड बाय √v में v क्या है, विभव है, विभवांतर है, ये वेग नहीं है, यहां वेग दिया हुआ है, तो ये सूत्र भी नहीं लगने वाला है। लगेगा तो यही सूत्र। अगर यही सूत्र लगेगा तो सर गलत कहां है, गलत कहां है सर, गलत मैं बताता हूं गलत कहां है ना, जाके किसी से पूछ लें, सभी सवाल को गलत ही करेंगे मुझे पता है। बड़े खुशी खुशी गलत करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा मैंने गलत किया कहां पे है। ठीक, देखो मैं समझाता हूं गलत कहां पे किया है। देखिए यहां पे आपको यहां पे लैम्डा निकालना है और आपको सूत्र भी अच्छा पॉन पी यानी कि एमवी यूज करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब प्रकाश के समकक्ष वेग से गति करेगा ना, ये उसका विराम द्रव्यमान होता है जो हमने यूज किया है, ये बदलेगा। कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू m0 अपॉन में √1 - v²/c²। अगर यहां 10⁸ की जगह 10�6 होता, 10�7 होता, 7 फिर भी करीब हो जाएगा, 10�6 तक होता है ना, तो हम इस तरह से कर देते, बिल्कुल सही था ये। लेकिन जब ये प्रकाश के वेग के समकक्ष आ गया है तो पहले आप उसका गतिक द्रव्यमान निकालोगे, विराम द्रव्यमान यहां रखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये विराम द्रव्यमान है, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई √1 v मतलब 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, है ना। ये कट पिटा जाएगा, ये 2 आएगा, 1/2। ठीक है, 1/2 मतलब तो 1/4 √3 ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल क्या आ जाएगा, ये फाइनल वैल्यू कितनी निकल करके आएगी सर, फाइनल वैल्यू यहां निकल कर आएगी m की 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, ये देखो 1/4 हो जाएगा, तो √3 नीचे 4 ऊपर, तो 2 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा √3, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लो, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 2 इंटू √3 का मान 1.732 डिवाइडेड बाई 3, है ना। यहां से आप m निकालेंगे और उस m को आप यहां पर रखोगे इसके स्थान पे और फिर कैलकुलेशन करोगे, जो आएगा वो आंसर सही होगा। और एग्जाम में गलती मत करना, मैं बता दे रहा हूं, अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो 99% बच्चे इसको गलत करके आएंगे, वो 1% जो यहां पढ़ रहे हैं वही सही करके आएंगे इसको। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बोलिए। ठीक है, ठीक, आगे चलें। ये उठा करके यहां रख लेना, ठीक है। m का मान, ये m का मान जो भी आएगा यहां से उसको उठा के यहां रख लेना और कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल जो कि बहुत आसान है, ये आप लोग देखते ही आंसर बता दोगे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित किया जाता है 100 वोल्ट से, तो द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य बता दो। तो इसके लिए सूत्र सीधा सीधा द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 12.27 डिवाइडेड बाई
अंडर रूट वी, है ना। फर्जी सवाल था ये, लेकिन एग्जाम में आता है आपके, तो कराना मेरा फर्ज है। तो ये आ जाएगा 12.27 बटे में 10, यानी कि 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज का आखिरी सवाल था। इसी के साथ आज की क्लास भी खत्म हो गई, और बहुत मजे लेते हुए हम लोगों ने आराम से 1.25 घंटे भी नहीं हुए, और चैप्टर इतना है ही, है ना, एकदम 100% चीजें कवर की हम लोगों ने। ठीक है, जेई नीट लेवल तक सारी चीजें कवर की है, कुछ नहीं छूटा इसमें। ठीक है, तो चलें फिर, आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।